नमस्कार। इस समय हमारा देश एक बिल की चर्चा में जुटा हुआ है और क्यों ना हो, यह बिल हमारे कृषि से संबंधित है, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान से संबंधित है। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में हमारा अन्नदाता, हमारा फार्मर, हमारा किसान हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, हमारी बैकबोन है। दोस्तों, कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो कोई कार लेने नहीं भागा, कोई कपड़े लेने नहीं भागा, कोई लग्जरी आइटम लेने नहीं भागा। हर कोई सब्जी, फल, अनाज, दालें यही लेने के लिए दौड़ा। यानी कृषि हमारे देश में अहम भूमिका निभाता है। तो हम आज चर्चा करेंगे उन 3 बिलों की जिसमें देश 2 भागों में बंट गया है। एक तरफ तो लोग वो हैं जो कहते हैं कि इस बिल से किसान को फायदा मिलेगा, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं इन 3 बिलों से किसान को और नुकसान होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि हर बिल क्या कहता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्या उसके डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में, हम अच्छे से इसकी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता दूं कि जून के माह में केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेके आई जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। उस समय भी लोगों ने प्रतिक्रिया जाहिर की, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे अब कर रहे हैं। ये लोकसभा में पास हो गए अध्यादेश, उसके बाद राज्यसभा में भी वॉइस वोट से पास हो गए। तो ये अध्यादेश से बिल बन गए, यानी विधेयक बन गए। अब कल ही हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इनको स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी ये अब ऑर्डिनेंस से बिल बने, अब बिल से एक्ट बन जाएंगे, यानी अब ये कानून बन जाएंगे और ये एक्ट बन चुके हैं। तो आइए अब हम एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, 3 बिलों के एनालिसिस से पहले हमें समझना होगा कि हमारे देश में मंडियां, हमारे देश में एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद 1950s में हमारे देश ने एपीएमसी मंडियों को स्थापित किया, जिनको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मंडियां भी कहते हैं, यानी सरकारी मंडियां भी कहते हैं। अभी अब मान लीजिए किसान ने अपना अनाज उगाया, फॉर एग्जाम्पल उसने गेहूं उगाया, तो अभी का जो सिस्टम अभी तक था उसके अंतर्गत यह बात थी कि उसके पास केवल और केवल एक माध्यम था, एपीएमसी मंडी, जहां वो अपना उत्पाद यानी अपना गेहूं बेच सकता था। तो किसान अपना गेहूं लेकर एपीएमसी मंडी जाता था, वहां जो रेट एग्जिस्ट होते थे, जो मार्केट फोर्सेस से गवर्न होते थे, उन्हीं रेट पे वो बेचता था। अब ये किसान और एपीएमसी मंडी के बीच में एक व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था, जिसको हम मिडिल मैन कहते हैं। कुछ लोग उसको आड़ती भी कहते हैं, कुछ लोग बिचौलिया भी कहते हैं। दोस्तों, जब हम मिडिल मैन की बात करते हैं तो हमें यहां पर बहुत नेगेटिव टर्म से उसको नहीं देखना है, क्योंकि मिडिल मैन इकोनॉमिक्स के टर्म में एक्सेप्टेड टर्म है। और जिन मिडिल मैन की मैं बात कर रहा हूं वो एपीएमसी द्वारा अप्रूव्ड यानी लाइसेंस धारक मिडिल मैन है। तो उनके पास लाइसेंस है, वो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, वो किसान से खरीद करते हैं तथा एपीएमसी में उस उत्पाद को बेच देते हैं। अब ये मिडिलमैन सिस्टम में इस तरह से रच बस गए थे कि वे किसान का उत्पाद किसान के घर से ही उठा लेते थे। इसमें किसान का भी फायदा था कि अगर वो खरीफ का क्रॉप का हार्वेस्ट करके मिडिलमैन को दे रहा है तो रबी की तैयारियों में जुट जाता था, यदि रबी की कर रहा है तो जायद की तैयारियों में जुट जाता था, अपने आगे के कृषि कार्य में संलग्न हो जाता था। तो ये मिडिलमैन एपीएमसी में जाकर बेचते थे। अब एपीएमसी की मंडियों ने इनको खरीद लिया, जहां एपीएमसी मंडी में बहुत सारे लोग कार्य करते थे। वहां लेबरर्स होते थे, ट्रक ड्राइवर्स होते थे, स्टोरेज फैसिलिटी होती थी, उसके रखरखाव वाले होते थे, यानी बहुत सारे लोग। पूरे देश का अगर हम करें तो बहुत सारे लाखों में लोगों का रोजगार भी एपीएमसी में होता था। अब एपीएमसी के बाद यदि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, रिटेलर्स हैं, यानी गेहूं किसान ने मिडिलमैन के माध्यम से एपीएमसी मंडी में बेच दिया। अब उस गेहूं को कोई कंपनी प्रोक्योर करना चाहती है, कोई रिटेलर खरीदना चाहता है और उस गेहूं का आटा बनाकर मार्केट में बेचना चाहता है अपने ब्रांड नेम से, तो वो मंडियों से खरीदता था, किसानों से डायरेक्ट नहीं खरीदता था। ये हमारा एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम अभी तक था। तो दोस्तों, अभी तक हमारे देश में एपीएमसी लगभग 7000 एपीएमसी मंडियां हैं, जहां अप्रूव्ड मंडियां हैं, जिनको अब गवर्नमेंट डिजिटली कनेक्ट ई-नैम के द्वारा, डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा डिजिटली कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रही है। तो ये मंडियां थी, इन मंडियों में किसान मिडिलमैन के माध्यम से अपना उत्पाद बेचता था। ये मंडियां आगे रिटेलर्स और बड़े उत्पादक, बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को बेचती थी, जो ब्रांड वैल्यू से कृषि उत्पादों को मार्केट दुकानों तक पहुंचाते थे, जिस रूप में आप और हम उन्हें खरीदते हैं। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम था। तो दोस्तों, अब हम एनालिसिस करते हैं इन 3 बिलों की एक एक करके। तो जो सबसे पहला बिल है जिसको पारित कर दिया गया, यानी जो अब एक्ट बन चुका है, वो विधेयक है कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन
और सुविधा विधेयक 2020। तो दोस्तों, इस बिल के अंतर्गत अब हमारा जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो मैंने आपको समझा दिया, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस ये एक्ट लेके ये आया है कि यानी किसान अपना उत्पादन करने के बाद अब केवल एपीएमसी मंडियों में अपना उत्पाद बेचने के लिए बाध्य नहीं है। अब अपना उत्पाद वो देश के किसी भी कोने में ले जा सकता है, किसी को भी बेच सकता है और कहीं भी बेच सकता है। यानी किसान के लिए एक अल्टरनेट खोल दिया गया है कि अब वो मजबूर नहीं है, क्योंकि एपीएमसी मंडी का एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारे देश में था तो किसान बाध्य था, यानी एपीएमसी मंडियों की मोनोपोली हमारे देश में थी। अब किसान चाहे तो एपीएमसी मंडियों में जाए, यदि नहीं चाहे तो वो दूसरे राज्यों में जाकर या अपने राज्य के अंदर कहीं भी और किसी को भी अपना उत्पाद बेच सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि किसान अपना उत्पाद लेके दूसरे राज्यों में जाना चाहता है, तो अभी तक क्या था कि किसान अपना उत्पाद लेके दूसरे राज्यों में जब जाते थे तो उनको उस राज्य द्वारा तय गए मार्केटिंग फीस, सेस या कोई एक फीस देनी पड़ती थी। रास्ते में टोल नाका आता था और उसमें एक परसेंटेज का टैक्स लगता था जो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता था। अब इस बिल के अंदर वो टैक्स शून्य कर दिया गया है, यानी एक किसान अपने राज्य से दूसरे राज्य में अपना उत्पाद लेके जाता है तो उसे कोई भी टैक्स या सेस या कोई भी मार्केटिंग फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका दूसरा मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि एपीएमसी मंडी, जो भ्रांति फैल रही है कि एपीएमसी मंडी खत्म कर दी गई है, खत्म नहीं की गई है। एपीएमसी वाला स्ट्रक्चर वाला सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसको छेड़छाड़ नहीं की गई है। बस एक अल्टरनेट सिस्टम ताकि एपीएमसी की मोनोपोली खत्म हो जाए, एक अल्टरनेट सिस्टम किसानों के लिए बना दिया गया है। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और है कि जब किसान अपना प्रोड्यूस खरीदार को बेचेगा तो खरीदार को उसको तुरंत डिलीवरी रसीद देनी बाध्य होगा, उसको डिलीवरी रसीद देनी पड़ेगी। प्लस किसान की उपज का पूरा जो उसका प्राइस मनी है, यानी जो उसकी कॉस्ट है, यानी जो किसान को उसको देय राशि है वो देनी पड़ेगी। अगर पूरी राशि वो उस समय नहीं दे पाता है तो विदिन 3 डेज यानी 3 दिनों के भीतर बकाया राशि देनी होगी। यानी ये बिल किसानों को पूरी देय राशि देना सुनिश्चित करता है 3 दिनों के अंदर, और डिलीवरी रसीद भी किसानों के पास जाएगी। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बिल का यह है। दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बिल का यह है कि यदि खरीदार और किसान के बीच में मान लीजिए कोई भी विवाद होता है, तो अभी तक जो विवाद होते थे एपीएमसी मंडियों में, किसान क्या तो उनकी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि किसान तो अपना ट्रक लाद के पूरा व्यवस्था करके ट्रक का किराया देके मंडी पहुंच चुका है। अब उन ट्रकों को घर को वापस नहीं ले सकता, तो उसे तो किसी भी रेट में, किसी भी हालत में, सिंस एग्रीकल्चर हम जानते हैं पेरिशेबल गुड्स हैं, ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं हो सकते, तो वो वहाँ उसको जैसे तैसे बेच के ही आता था। अभी क्या है, यदि अगर खरीदार और किसान के बीच में कोई विवाद होता है तो इस बिल के अंदर यह बात कही गई है कि 30 दिनों के अंदर उस विवाद का निपटारा सुनिश्चित करना होगा। इस बिल के अंदर उसका भी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने इसमें फ्रेम किया है। ये तो हो गए इस बिल के प्लस पॉइंट जो बात की गई हैं इस बिल में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की एनालिसिस करना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना बड़ा अति आवश्यक है। तो दोस्तों, अब हम इस बिल के कॉन्सिक्वेंसेस पर नजर डालते हैं। तो फार्मर अपना उत्पाद, अपना प्रोड्यूस बिना एपीएमसी मंडी में बेचे हुए सीधे रिटेलर्स यानी खरीदार को बेच सकता है। तो इंपॉर्टेंट फियर यानी इंपॉर्टेंट डर जो इस समय लोगों के अंदर बैठ गया है, किसानों के अंदर बैठ रहा होगा, या जिसको हमें समझना है, वो ये बात है कि क्या किसानों के पास इतनी बार्गेनिंग पावर है कि वो कॉर्पोरेट्स यानी बड़े बड़े रिटेलर्स के साथ बार्गेन कर सके। क्योंकि हमारे देश में 85% से ज्यादा सीमांत एवं लघु किसान है, जिसको हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। और किसान हमारा इलिटरेट बैकग्राउंड से भी आता है, गांव में रहता है, तो क्या उसके पास इतनी बार्गेनिंग पावर होगी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात नोट करने की यह है दोस्तों, यदि एपीएमसी मंडी इस अल्टरनेट सिस्टम के सामने फीका पड़ता है और खत्म हो जाता है, तो फिर से हमारे पास केवल एक ही सिस्टम रह जाएगा। कहीं फ्यूचर में इस सिस्टम की मोनोपोली तो नहीं हो जाएगी, कहीं प्राइवेट प्लेयर्स शुरू में बहुत अच्छा रेट किसानों को दें ताकि उनका सिस्टम स्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद वो भी किसानों को एक्सप्लॉइट करना शुरू ना कर दें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इसमें यह है कि अभी भी किसान अपना उत्पाद लेके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, जाने के लिए आजाद थे, लेकिन कुछ ही किसान ऐसा कर पाते थे, क्योंकि ये बड़े किसान होते थे जो इंटरप्रेन्योरियल बेसिस में अपना खेती कर रहे हैं, जिनके पास इतनी क्षमता है कि वो दूसरे राज्य में ले जा सकते हैं। लेकिन अब जब दूसरे राज्यों में जाना में कोई भी फीस नहीं लग रही है, कोई भी मार्केट सेस नहीं देना पड़ रहा है, तो क्या हमारे देश के छोटे छोटे ये किसान दूसरे राज्यों में जाकर अपना उत्पाद बेच पाएंगे?
तो ये भी एक देखने का मुद्दा, सोचने का मुद्दा है। चौथा मुख्य मुद्दा यह रहेगा कि अभी तक जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी जब प्रोड्यूस एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, या जो टैक्स मिडिल मैन को प्रोक्योर करने के बाद एपीएमसी मंडी को देना होता था, तो अब ये टैक्स भी खत्म हो गया है। तो यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स के रूप में मनी आता था, पैसा आता था, वो भी इसमें खत्म हो गया है। और पांचवा पॉइंट जो मुख्य बिंदु है जिसको ध्यान में रखना होगा, जिसके बारे में सोचना होगा, वो ये है कि एपीएमसी मंडी एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। वहाँ बैगिंग करने वाले लोग थे, सामान को उठाने वाले लोग थे, लेबर्स थे, कुछ ऑफिसर्स थे, रेगुलेटेड ऑफिसर्स थे, मार्केट में काम करने वाले लोग थे, ट्रक चलाने वाले लोग थे, ये सारी व्यवस्थाएं बनाने वाले लोग थे। ये सारे के सारे लोग अपना एम्प्लॉयमेंट लूज कर जाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें समझना है, जो गवर्नमेंट को सोचना होगा। साथ ही साथ इस बिल को यदि हम सम अप करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि मिडिल मैन के माध्यम के बिना ही और एपीएमसी की मोनोपोली के बिना ही किसान अब के पास एक और अल्टरनेट सिस्टम यहां पर आ गया है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे दूसरे बिल के बारे में, दूसरे एक्ट के बारे में। और दूसरे एक्ट का नाम है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। दोस्तों, इस बिल में मुख्यतः कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग की बात की गई है, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की गई है। यानी फार्मर अब सीधे किसी खरीदार के साथ एक अनुबंध कर सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जो उत्पाद वो बोने वाला है, जो भी वैरायटी वो बोने वाला है, जो भी खेती, जिस भी क्रॉप की खेती वो करने वाला है, बोने से पहले ही खरीदार के साथ उसको बेचने का रेट तय कर सकता है। यानी किसान के पास अब यह सुनिश्चितता होगी कि वो जो भी अपना उत्पाद बोने वाला होगा, उसका अंजाम क्या होगा, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद उसको क्या प्राइस मिलेगा, वो पहले ही एग्रीमेंट में तय कर देगा। यहां पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी तक क्या होता था, किसान अपना उत्पाद उगाता था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गेहूं उगाता था। गेहूं उगाने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, ट्रक में लोड करने के बाद, मंडी में जो मार्केट चल रहे थे उसमें वो मजबूर था उसी मार्केट पे, उसी रेट्स पे देने के लिए। लेकिन अब वो मार्केट में जो अप एंड डाउन प्राइसेस होते हैं उससे बचते हुए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा, यानी पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध साइन कर लेगा कि इतने रेट पे वो इस खरीदार को देगा और खरीदार इतने रेट पे वो उससे ले लेगा, ये अनुबंध इन दोनों के बीच में स्थापित हो जाएगा। यानी अब मार्केट के फोर्सेस अप एंड डाउन होते रहे, लेकिन उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और खरीदार बाध्य हो जाएगा कि उतने ही रेट पे वो खरीद ले। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, एक समझने वाली बात यह है दोस्तों, अभी तक सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य किसी फसल का वो सुनिश्चित करती थी। यानी गेहूं का अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगभग 1900 के आसपास है। यानी मार्केट में एपीएमसी मंडी में किसान को इससे कम रेट में खरीद नहीं मिलेगी, यानी इतना रुपया तो उसे मंडी में हर हालत मिलेगा। यह अभी तक सिस्टम था, लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं कही गई है। यहां पर कहा गया है कि किसान और खरीदार के बीच में एक साइन होगा। अब यह साइन हो सकता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में हो जाए। अगर कम में हो जाए तो किसान को कम रेट मिलेगा, ज्यादा में हो जाए तो किसान को ज्यादा रेट मिलेगा। तो यहां पर गवर्नमेंट ने कोई एमएसपी की तरह सील नहीं लगाई है। यहां पर यह नोट करने वाली बात, ये कॉन्सिक्वेंसेस है। लेकिन एक पॉइंट और नोट करने की बात है कि जिस तरह से र्यूमर्स उड़ रहे थे, लोगों ने भ्रांति फैला दी थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गवर्नमेंट ने हटा दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपनी जगह में ज्यों के त्यों बने हैं। एपीएमसी मंडी के थ्रू अगर किसान जाता है तो उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यदि वो किसी के साथ अनुबंध करता है तब वो प्राइस उस पे और खरीदार पे डिपेंड करेगा कि वो प्राइस कितने में एग्री वो दोनों पार्टी करते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु इस बिल का यह है दोस्तों कि किसान जिस खरीदार के साथ अनुबंध करेगा, और दोस्तों ये खरीदार कौन है, ये रिटेलर्स हैं, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हो सकते हैं, ये एक्सपोर्टर्स हो सकते हैं। इन जो किसान इनके साथ अनुबंध करेगा उसको सरकार अच्छा फर्टिलाइजर, अच्छे उन्नत बीज और ये सारी इनपुट जो सिस्टम है हमारा कृषि का, वो भी देना सुनिश्चित करेगी। प्लस इसमें फसल की सुरक्षा और उसका रखरखाव की जो सामान है, इक्विपमेंट्स है, जो खर्चा, वो भी किसानों को मिलेगा। और साथ में किसानों का इसमें फसल बीमा भी होगा। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी विवाद से निस्तारण की बात की गई है। अगर खरीदार और किसान के बीच में कोई भी विवाद होता है तो गवर्नमेंट ने एसडीएम, डीएम और इनको लेकर एक फ्रेमवर्क बनाया है जो विवाद से भी इसमें निपटेगा। तो दोस्तों, दूसरे बिल को अगर हम एनालिसिस करें, कुल मिलाकर इसमें बात की गई है कि किसान को अपनी फसल बोने से पहले ही सुनिश्चित कर लेगा कि मैं अपनी इसकी उपज इतने
रुपया प्रति क्विंटल में आपको बेचूंगा, और उसके बाद जब एग्रीमेंट हो गया उसके बाद खरीदार उसको उतने रेट पे लेगा ही लेगा। उस समय मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देना होगा, यानी किसान को बोने से पहले ही अपनी फसल का एक तय रेट मिलने की सुनिश्चितता इसमें इस बिल में हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की चर्चा करते हैं कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इसके लूपहोल हो सकते हैं। तो पहली बात ये ध्यान देने वाली बात है जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है शुरू में अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये रिटेलर्स, ये प्राइवेट कंपनियां, ये निजी निवेशक हो सकता है किसान को बहुत अच्छा रेट दें जो एमएसपी से बहुत ज्यादा हो, और शुरू में किसान को लगेगा यहां बहुत अच्छा रेट लगा है तो हो सकता है उसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन बाद में अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, या हो सकता है कंपनी को कोई दिक्कत आए तो धीरे धीरे वो एमएसपी से नीचे या कम प्राइस कर दें। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इससे समझिए, जब जियो हमारे देश में आया तो फ्री में उन्होंने सिम बांट दिए, तो सब लोग उससे जुड़ गए। धीरे धीरे उन्होंने एक मिनिमम प्राइस लगा दिया, धीरे धीरे उन्होंने अपना और प्राइस बढ़ा दिया, अपनी स्कीम बढ़ा दिया, तो धीरे धीरे उन्होंने कस्टमर बेस बनाने के बाद बिल्डअप कर दिया। तो वैसे ही कहीं यहां कॉर्पोरेट ना कर दें कि पहले कस्टमर बेस बना दें किसानों के साथ जुड़ के, अच्छा प्राइस देके, और उसके बाद फ्यूचर में वो क्या करें इस पे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो गवर्नमेंट यहां पर किस तरह से इनको रेगुलेट करेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे बिल की ओर जिसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक 2020। दोस्तों ये जो विधेयक नया बना है, ये जो हमारा पुराना विधेयक था जिसका नाम था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उसको संशोधित करके बनाया गया है। इस विधेयक का मेन पॉइंट यह है कि जो हमारे मुख्य खाद्य पदार्थ थे जिनमें मुख्यतः अनाज, दालें, प्याज, आलू, तिलहन एवं खाद्य तेल थे यानी एडिबल ऑयल थे, इनको आवश्यक वस्तु सूची यानी एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से हटा दिया गया है। तो अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा दोस्तों एसेंशियल कमोडिटीज से हटाने का? इसका मतलब यह है कि जो हमारे प्रोसेसर्स थे यानी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए लोग थे जो मंडी से खरीदते थे और प्रोसेसिंग से जुड़ते थे, वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उसको स्टोर करते थे, लेकिन वो कितना स्टोर कर पाते थे इसमें गवर्नमेंट ने उन पे एक लिमिट लगाई थी कि यानी आप इतना क्विंटल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट ही स्टोर कर सकते हैं ताकि ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। अब ये जो स्टॉक लिमिट लगाई थी वो इस एक्ट के तहत हटा दी गई है, खत्म कर दी गई है। इसका मतलब अब जो प्रोसेसर्स हैं और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए लोग हैं वो जितना चाहें स्टॉक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब उसकी कैपेसिटी स्टॉक करने की बढ़ेगी, इसका मतलब वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, कोल्ड चेन, वैल्यू चेन बढ़ाएगा, कोल्ड स्टोरेज बनवाएगा, अपनी इस कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा जिससे देश की तरक्की होगी और एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जुटेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ये लिमिट हटाई है। लेकिन एक बात नोट करनी है हमारे श्रोताओं को कि यदि देश में कभी अप्रत्याशित स्थिति आती है, यानी ऐसी स्थिति आती है जिसको हम अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं, या आपातकालीन स्थिति आती है जैसे कि युद्ध की स्थिति आती है, या सरकार को लगता है कि किसी खाद्य पदार्थ का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने की आशंका होती है और गवर्नमेंट को लगता है कि इसका प्राइस बहुत बढ़ गया है इस प्रोड्यूस का, तो उस स्थिति में ये जो स्टॉक करने की लिमिट को हटा दिया गया है उसे सरकार दोबारा इंपोज कर देगी, उस लिमिट को सरकार दोबारा लगा देगी। इस बिल के अंदर मेन काम यह किया गया है कि जो मुख्यतः खाद्य पदार्थ थे उन्हें एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया गया है तथा प्रोसेसर्स को जो स्टॉक करने की लिमिट थी वो हटा दी गई है। लेकिन एक चीज गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है कि वो जब चाहे आपातकालीन स्थिति में या उन्हें लगे जब प्राइस बहुत बढ़ गया है तब उस लिमिट को दोबारा इंपोज कर सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको यह एनालिसिस इन 3 कृषि बिलों की, जो महत्वपूर्ण कृषि बिल है हमारे देश के लिए, उनकी एनालिसिस पसंद आई होगी। यदि इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आता है, इस तरह के इनरिचिंग और मोटिवेटिंग वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल जिसका नाम है अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट, और जुड़े रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में फिर मैं मुलाकात करूंगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।